हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जस्ट प्ले विद नंबर्स। जैसा कि हम लोग पिछले दो वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो एग्ज़ाम तो जो कि 2018 में हुआ था, उसके हिंदी पोर्शन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे उसका जनरल नॉलेज, जिसको कहते हैं हिंदी में सामान्य जानकारी। देखिएगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है, कीवर्ड यहाँ पे क्या है, नहीं, जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज का भंडारण करती है। और जो बच्चे इंग्लिश वर्जन में इंग्लिश में दिख रहा है, आप पढ़ लीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एफडीआई। एफडीआई जो है अनाज भंडारण में शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी एजेंसियां हैं, लेकिन अनाज भंडारण के विषय में इसका कोई लेना देना नहीं है एफडीआई का। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द नेम्स ऑफ इम्पोर्टेंट सरल क्रॉप्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। चलिए 3 नंबर की सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है, आर्थिक नहीं होना चाहिए, आर्थिक होना चाहिए। कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र रिपोर्ट 15/2014 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है, कौन सा सच नहीं है। तो ए ऑप्शन है आपका, यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि KVK हैं। बी ऑप्शन आपका, उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मतलब कि ICAR 5 हैं। और सी ऑप्शन, यूपी में 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं। और डी ऑप्शन, यूपी में 4 राष्ट्रीय केंद्र NRC हैं मतलब। तो इसमें हमको गलत चूज करना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में 5 नहीं बल्कि 6 कृषि अनुसंधान है। 5 नहीं 6 हैं। 2 लखनऊ में है आपके, एक कानपुर में है, एक बनारस में है, और एक मेरठ में, और एक झांसी में एक। चलिए समझ पाए कि नहीं, चलिए बताते हैं। ये जो है आपके उत्तर प्रदेश में 5 आपके कृषि विश्वविद्यालय हैं, जो कि क्रमशः लखनऊ में 2 हैं, कानपुर में 1 है। 5 नहीं 6 हैं। लखनऊ में 2 है, कानपुर में 1, 3, एक बनारस में 4, एक मेरठ में 5 और एक झांसी में। ठीक है, अब समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इनमें से कौन सा विषय या क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है। तो मूर्त के संदर्भ में भी दिया जाता है, सिरेमिक में भी दिया जाता है, कला इतिहास में भी दिया जाता है। फैशन डिज़ाइनिंग का यहाँ कोई भी अवार्ड फंक्शन नहीं होता है। और इसको हम जान लेते हैं, ये ललित कला अकादमी जो है आपकी उत्तर प्रदेश, ये 8 फरवरी 1962 में इस्टेब्लिश हुआ था। ललित कला अकेडमी जो उत्तर प्रदेश है, ये 8 फरवरी 1962 का इस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 105 नंबर का सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है। तो सरदा सहायक है, रामगंगा भी है, गंडक भी है। आप यहाँ पे वर्षा जनक का कोई रोल नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा 105 में। 106 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 106 नंबर कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है। कोई एक है जिसको नहीं जाना जाता। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य एक ही के नाम थे। समुद्रगुप्त यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो 106 का ऑप्शन डी। 107 की तरफ बढ़ते हैं। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा इन त्रिपिटकों में से नहीं है। कोई 3 हैं जो त्रिपिटक हैं, जबकि चौथा
यहाँ पे जो ऑप्शन दिया वो गलत आपको चूज करना था। तो बताइएगा। अभिधम्म भी है, सुट्टा भी है, विनय भी है, उपसाका कोई जो है बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक जो होते हैं उसमें इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 108 की तरफ। 108 नंबर सवाल है, 11वीं या आखिरी सिख गुरु कौन थे? कुल मिला के 10 सिख गुरु हुए हैं आपके, और 11वें नंबर के बाद कोई गुरु नहीं हुआ। तो इसमें 11वां या आखिरी सिख गुरु कौन था, आपको यही तो बताना है। ए ऑप्शन गुरु अंगद, बी गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक तो प्रथम थे, गुरु अंगद द्वितीय थे। तो 108 नंबर का सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? गुरु गोविंद सिंह। 11वें आखिरी सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 109 नंबर सवाल क्या कह रहा है? दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। 4 राजवंश दिए गए हैं, इसमें आपको पहचानना है ये जो जानकारी दी जा रही है किस राजवंश के विषय में दी जा रही है। ठीक है, तो पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की थी। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर में शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो किस राजवंश के विषय में जानकारी आपसे मांगी जा रही है? तो ऑप्शन है कण्व वंश, दास वंश, चोल वंश या सुंगा वंश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुंगा राजवंश। ठीक है, ये सुंगा राजवंश के विषय में पूरी जानकारी दी गई है। 110 नंबर सवाल देखिएगा। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? हर्षवर्धन जो थे इन्होंने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में ले लिया था, तो उनके नाम बताने हैं। तो नाम है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं 111 नंबर सवाल की तरफ। 111 नंबर सवाल कह रहा है आपको, अकबर के नवरत्न में से इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा इन्होंने ही लिखा था। बी ऑप्शन, राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे, ऐसा कहा गया है। ऑप्शन सी, अब्दुल रहीम खान ई खाना वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले और बेटे बैरम खान के पुत्र भी थे। ऑप्शन नंबर डी, मुल्ला दो पियाजा वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राजा मान सिंह। राजा मान सिंह। ये बी ऑप्शन इसलिए गलत है, ये राजा मान सिंह वित्त मंत्री यहाँ पे नहीं थे, ये राजा मान सिंह की जगह टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के मंत्रियों में से। ठीक है, राजा मान सिंह तो आपके आमेर के राजा थे ना, अकबर से क्या लेना देना इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं 112 नंबर की तरफ। इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है? जहाँ टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं, तो टेक्टोनिक प्लेट के विषय में अगर आपको पता है तो आराम से कर पाएंगे। ऑप्शन है चक्रवात, बी बाढ़, सी भूस्खलन या फिर डी भूकंप, साइक्लोन, फ्लड, लैंडस्लाइड या फिर अर्थक्वेक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मतलब भूकंप। चलिए आगे बढ़ते हैं 113 नंबर सवाल की तरफ। सवाल कह रहा है दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 24। सही जवाब है 24। 114 नंबर का सवाल देख लीजिए। सवाल कह रहा है भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो 82 डिग्री 30 मिनट ई देशांतर, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट ई लॉन्गिट्यूड। ठीक है, 115 पे आते हैं। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो माउंट कंचनजंगा, बी ऑप्शन माउंट मकालू, सी ऑप्शन माउंट नागा तिब्बा या डी ऑप्शन माउंट नंदा देवी। तो बताइए इनमें से कौन सा महान हिमालय पर्वत शिखर नहीं है? तो ऑप्शन सी, माउंट नाग
तिब्बा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 116 की तरफ। 116 सवाल कह रहा है इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में खाड़ी नहीं है। तो कच्छ मतलब भारतीय क्षेत्र में नहीं आती। तो कच्छ की खाड़ी, कंबे की खाड़ी या जिसको खम्बाट की खाड़ी कहते हैं, मन्नार की खाड़ी या फिर अकाबा की खाड़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकाबा की खाड़ी। ये भारतीय क्षेत्र में नहीं आती है। तो गल्फ ऑफ अकाबा जो है आपकी इजिप्ट की तरफ पड़ता है, तो इसलिए ये भारतीय क्षेत्र तो हुआ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 117 इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है। बुल्गारिया, सूडान, बेनिन या घाना। तो बुल्गारिया जो है आपका यूरोपीय देश है। 118 नंबर, भारत के इन पड़ोसी देशों में कौन सा गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है। तो बताइएगा। तो बांग्लादेश का क्रिकेट, अफगानिस्तान का बुजकाशी, भूटान का तीरंदाजी, नेपाल का वॉलीबॉल। इसमें से कोई तीन सही हैं और बी ऑप्शन यहाँ पे मिस मैच है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय जो गेम है, नेशनल गेम है, वो आपका वॉलीबॉल है। ठीक है, इसलिए ये बांग्लादेश क्रिकेट में मिसमैच किया गया है। आगे बढ़ते हैं 119 नंबर, बारिश की छाएं तब बनाई जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती हैं, जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी का वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है। तो ऑप्शन ए है क्यूई का हवाई द्वीप, कैलिफोर्निया में डेथ वैली, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र या फिर हिमालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 120 नंबर सवाल है। कह रहा है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1989 में हुआ था 61वां संविधान संशोधन। 61st अमेंडमेंट एक्ट इन 1989 में अमेंडमेंट हुआ था। उसमें आपकी एज जो मतदान की है 21 से घटाकर 18 कर दी थी। ठीक है, 21 देख लीजिए, इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है। विच ऑफ दी इज नॉट ए सब्जेक्ट अंडर यूनियन लिस्ट। तो आप यूनियन लिस्ट के विषय में अगर आप पढ़े होंगे तो आराम से ये सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो ए ऑप्शन सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ जो है यूनियन लिस्ट में नहीं है। ठीक है, बाकी परमाणु ऊर्जा हुआ, विदेशी मामले हुए, युद्ध और शांति हुआ, आप आराम से एलिमिनेशन मेथड अपनाएंगे तो आराम से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 121 के बाद 122 नंबर सवाल पे। कृषि में नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाएगा। तो इसको कहा जाएगा एग्री उड़ान, ऑप्शन नंबर बी, एग्री उड़ान। ठीक है, 123 नंबर देख लीजिए, काफ़ी बड़ा, छोटा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है। तो संसद जो है कानून भी बनाती है, वित्तीय कार्य करती है, धन वित्त और बजटीय कार्य, इसके अलावा कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और जवाबदेही भी सुनिश्चित करती है। तो ए ऑप्शन तो सही है। संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि ये भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करती है, ये भी सही है। संसद में संविधान संशोधन की शक्ति में लागू करने और पर चर्चा करने का अधिकार होता है। ठीक है, और डी ऑप्शन देख लीजिए, संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है, ये कैसे हो सकता है। तो और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार, नहीं नहीं नहीं। तो यही सही जवाब हो जाएगा। हमको निम्न के संसद का कार्य नहीं है ये पूछा गया था, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 124 नंबर सवाल देख लीजिए। 124 नंबर का सवाल है। सवाल कह रहा है कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता हो गया है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी। ये सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, ये जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है वो है कहाँ।
दोनों तरफ से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। तो ये भी पूछ सकता है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। अब इसमें ये पूछ लिया कि स्थापना किसने की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीसी महालानोबिस। चलिए 25 की तरफ बढ़ते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो कुल प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को किस नाम से जाना जाता है? अल्पकालिक, अंतर्निहित, अस्थायी या फिर संगठित। एक जगह से उसी का दूसरे जगह ट्रांसफ़र होना अस्थायी तो हुआ नहीं, ना ही संगठित हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्निहित। मतलब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अंतर्निहित बेरोजगारी। इस टाइप की बेरोजगारी जो कहा जाता है जिसको अंतर्निहित बेरोजगारी। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस यहीं तक हम लोग। आगे इसके 25 सवाल अभी और बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ रूबरू होंगे शीघ्र। तब तक अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक करिए। बाकी आपके सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। नमस्कार।